नूर तशद्दुद मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन में। कांग्रेस रुकन असेंबली मामन खान को किया गिरफ्तार। तशद्दुद के मुलजिम मोनू मानुसर की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। माही परवरी और आबी ज़राअत की शोबे में सरमायाकारी में इजाफा करने की मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नफाज के 3 साल मुकम्मल। 2020 में शुरू हुई इस स्कीम ने माही परवरी के शोबे में इम्कानात के खोले नए दरवाजे। छत्तीसगढ़ में मुजवजा असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी फुल फॉर्म में। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज जशनपुर से पार्टी के रियासतगीर परिवर्तन यात्रा के दूसरे मरहले का करेंगे आगाज। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के जलसा तकसीम असनाद में मेहमान खुसूसी के तौर पर होंगे शामिल। थोक महंगाई की शरह गुज़श्ता 5 माह से मुसलसल 0 से कम। अगस्त में 0 से 0.52% नीचे रही थोक महंगाई की शरह। फूड सेक्रेटरी ने कहा मुल्क में चीनी, चावल और गेहूं का खातिर ख्वाह मौजूद। पाकिस्तान को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। खिताब के लिए इतवार को भारत से होगा मुकाबला। दूसरी तरफ सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम का बांग्लादेश से आज होगा मुकाबला। और मुल्क के अवामी नशरियाती इदारे दूरदर्शन के क़याम के आज 64 साल मुकम्मल। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन दहाइयों से रहा है लोगों की तफरीही तबा का सामान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। नूर तशद्दुद मामले में हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस एमएलए मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। नूह के फिरोजपुर झरका असेंबली हलके से कांग्रेस के एमएलए मामन खान मुंतखब हुए हैं। जब नूह में फसाद हुआ तो उन्होंने बहुत से इश्तियाल अंगेज बयान दिए और पोस्ट भी किए। हरियाणा पुलिस ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन वो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। मामन खान ने तफ्तीश में बिल्कुल ताउन नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जुमेरात को समाअत हुई। दरख्वास्त में खान ने अदालत से कहा था कि वो रियासती हुकूमत को एक आला सतही SIT तश्कील देने की हिदायत दे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना माहीगीरी के शोबे को जिंदा करने, माहीगीरों की फलाह बहबूद और माहीगीरी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल है। इस स्कीम ने अमल आवरी के 3 कामयाब साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजीर आज़म मोदी ने इसे 10 सितंबर 2020 को शुरू किया था। 3 सालों के दौरान इस स्कीम ने जमीन पर बड़ी तब्दीलियों को यकीनी बनाते हुए माहीगीरी के शोबे में इम्कानात के नए दरवाजे खोले हैं। इस इक़दाम के आगाज के बाद से जमीन पर इसके मुस्बत असरात मुसलसल देखे जा रहे हैं। इसकी माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। मुल्क में माही परवरी और आबी ज़राअत की सरगर्मियाँ खुराक, ग़िज़ाइयत और रोज़गार पैदा करने का एक अहम जरिया है और मुल्क के तकरीबन 3 करोड़ माहीगीरों और मछली काश्तकारों के लिए रोजी रोटी का एक अहम वसीला है। मोदी हुकूमत ने माही परवरी और आबी ज़राअत के शोबे की मजमूई तरक्की के लिए गुज़श्ता 9 बरसों के दौरान कई बड़े इस्लाहती इक़दाम किए हैं। इस सिमत में कुछ अहम इक़दाम में 5000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से नीला इनकलाब मंसूबे की शुरुआत के साथ माही परवरी और आबी ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा और 7522 करोड़ के सरमायाकाराना अहदफ के साथ माही परवरी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF की तश्कील और इसके बाद जून 2019 में माही परवरी, मवेशी परवरी और डेयरी के लिए एक नई वजारत की तश्कील शामिल है। छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी फुल फॉर्म में है।
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज रियासत के जशपुर से पार्टी की रियासतगीर परिवर्तन यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। नड्डा तकरीबन 1 बजे जशपुर के रंजिता स्टेडियम ग्राउंड में परिवर्तन यात्रा का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी सदर एक जलसाए आम से भी खिताब करेंगे। इससे पहले वो जशपुर में श्री बालाजी मंदिर जाएंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के कन्वोकेशन तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। इस प्रोग्राम में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। बीजेपी ने कई न्यूज एंकर्स के बाइकॉट के अपोजिशन इत्तेहाद के ऐलान पर तनकीद की है। बीजेपी ने एक अखबारी बयान में कहा कि घमंडिया गठबंधन में शामिल जमातों का सहाफियों का बाइकॉट और धमकियां देने का फैसला इंतहाई काबिल मजम्मत है। इस तरह का फैसला लेकर घमंडिया गठबंधन में शामिल जमातों ने अपनी जाबिराना, आमिराना और मनफी सोच का सबूत दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस अफसोसनाक इक़दाम की शदीद मजम्मत करती है। बयान में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी मस्कशुदा सोच की सख्ती से मुखालफत करती है जो ख्यालात के इजहार की आज़ादी को रोकती है। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मीडिया को खुलेआम धमकियां देना मुल्क के अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश के मुतरादिफ है। मुल्क में जमहूरियत है, किसी को आज़ादी सहाफत पर कतकन लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। घमंडिया गठबंधन मायूस और घबराया हुआ है। कुछ सहाफियों के शो का बाइकॉट करने के फैसले पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपोजिशन पर हमला किया है। हेमंत ने इसे अपोजिशन की तरफ से ऐलान करदा इमरजेंसी करार दिया है और कहा है कि अगर ये जमातें इख्तिदार में आती हैं तो वो सबसे पहले प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करने वाली होंगी। दरअसल हाल ही में अपोजिशन ने एक मुश्तरका खत जारी किया है और मुल्क के 14 मशहूर सहाफियों के किसी भी शो में शिरकत न करने का फैसला किया है। Today, Indie Alliance has boycotted few journalists. The same people who was lecturing us on the freedom of speech, they themselves by boycotting people or news anchor, they have proved their intolerant attitude. If these people come to government, the first thing they will do to impose the press censorship. So, this is just a replica. They did it in 1975 and they will do it again if they got the opportunity. They first attacked Hindu Dharam, they attacked Sanatan, now they are attacking press. One by one institution related to Bharat, they are demolishing. होलसेल प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर अफराती ज़र गुज़श्ता 5 माह से मुसलसल सिफर से नीचे है। मरकजी हुकूमत ने अगस्त में थोक महंगाई की शरह के अदद-ओ-शुमार जारी किए हैं। इस अरसे के दौरान ये शरह मनफी 0.52% रही। होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मबनी अफराती ज़र की शरह अप्रैल से सिफर से नीचे है और जुलाई में मनफी 1.36% थी। पिछले साल अगस्त 2022 में ये 12.48% थी। अगस्त 2023 में अफराती ज़र की मनफी शरह बुनियादी तौर पर मादनी तेल, बुनियादी धातु और केमिकल्स और केमिकल मसनूआत, टेक्सटाइल और ग़िज़ाई मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में कमी के सबब है। फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। 1 अप्रैल 2023 से एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले FBOs के खिलाफ 1411 मुकदमात शुरू किए गए हैं। जिन मामलात में कार्रवाई की गई है उनका ताल्लुक मुनासिब लाइसेंस के बगैर खाने पीने का कारोबार चलाने और खाने पीने की गैर महफूज अशिया की तैयारी या फरोख्त से है। आगे बढ़ते हैं। साल 2024 के पद्म अवार्ड्स के लिए ऑनलाइन नामजदगी आज आखिरी दिन है। ये दरख्वास्तें 1 मई से शुरू की गई थी। वज़ारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के तीनों ज़ुमरे
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए दरख्वास्तें या सिफारिशात नेशनल अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन मौसूल की जाती हैं। अवार्ड्स का ऐलान अगले साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाएगा। ये अवार्ड्स 1954 में शुरू किए गए थे, जो किसी भी शोबे में खुसूसी और गैर मामूली खदमात अंजाम देने पर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामजदगी की आज आखिरी तारीख है। कोई भी बच्चा जो भारतीय शहरी हो, भारत में मुकीम हो और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा ना हो, इस अवार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोई भी नेशनल अवार्ड पोर्टल awards.gov.in पर नामजदगी कर सकता है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत बच्चों की तवानाई, अज़्म, सलाहियत, जोश और जज्बे की सताइश के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP का एहतमाम करती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वायरल बुखार के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। बदलते मौसम और बारिश के बाइस मच्छरों के जरिए फैलने वाली वबा में भी इजाफा हो रहा है। इसमें डेंगू बुखार के वाकयात ज्यादा हैं। गोरखपुर जिला अस्पताल के सीनियर डॉक्टर VK सुमन ने बताया कि वायरल बुखार की सूरत में मरीजों का मुआयना किया जा रहा है और हालत संगीन होने पर अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है। बारिश होने से, उमस होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ जा रहा है। खास करके वायरल फीवर में डेंगू फीवर का ज़्यादा प्रकोप है और डेंगू जो है वो एडिस मस्कीटो के काटने से उसमें जो लार्वा है फ्लेविवायरस, उसके चलते ये बीमारियां फैल रही है। उसमें देखते हैं कि अगर नॉर्मल है तो मरीज को दवा दे के और सावधानियां बरतते हुए उसको घर पर भेज देते हैं कि आप आराम करिए 1 से लेके 7 दिन तक, और उसके बाद फिर आप आकर के चिकित्सक से परामर्श लीजिए। जो मरीज गंभीर हैं उस मरीजों को तुरंत इमीडिएट हम लोग के अस्पताल में डेंगू वार्ड बना है, उसमें एडमिट कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुकामी अफराद ने तसादुम में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष DSP हुमायूं भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार को खराज अकीदत पेश किया। अनंतनाग में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान ये जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में दहशतगर्दों के साथ तसादुम के दौरान अपनी जानें गंवाने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शुहदा के अहले खाना के तईं दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ममनून कौम हमेशा हीरोज़ की मकरूज रहेगी। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुलाजमीन के लिए इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुमार सक्सेना ने NDMC मुलाजमीन को G20 समिट के दौरान उनके ताउन के लिए एजाज से नवाजा। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए सकाफत और उमूर खारजा मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार और NDMC के सदर अमित यादव मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों एजाज हासिल करने वाले इन NDMC मुलाजमीन से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे कृष्ण शाना ने। G20 के दौरान NDMC एरिया की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले कर्मचारियों को दिल्ली के उपराज्यपाल ने सम्मानित किया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज कैसा लगा जब? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत से काम किया, जिस मेहनत से काम किया उसका सराहना हुआ और अच्छे वर्ल्ड में जाके दिल्ली का नाम हुआ। जो भी आएगा दिल्ली देखने दोबारा कि वो देखेगा कि हाँ दिल्ली पहले से अच्छी, बहुत सुंदर है। कितने घंटे काम आप लोगों ने किया था और आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और रात को भी हमने काम किया, दिन में भी हमने काम किया, और 3 दिन तो 3 रात हम यहीं पे रहे, घर नहीं गए। अपने देश के लिए काम किया हमने, NDMC के लिए तो किया ही, हमने अपने देश के लिए काम किया इन दौरान। तो आप लोगों का उत्साह कितना बढ़ जाएगा? हमारा उत्साह इतना बढ़ेगा कि आज तक हम जितनी मेहनत करते थे अब उससे भी दोगुनी मेहनत करेंगे, क्योंकि ये हमारी NDMC की भलाई नहीं है, NDMC का नाम नहीं हुआ है, ये हमारे देश का नाम हुआ है। विदेशों में सब हमारी वाहवाही कर रहे हैं आज, और इसका सबका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं तो उनसे कहता हूं कि आगे भी ऐसे काम करते रहें और हम और भी दोगुनी मेहनत से काम करेंगे। हमने काम किया, दिन रात मेहनत की, तो हमें आज
प्रशस्ति पत्र मिला। अपनी कड़ी मेहनत से हम लोग और हमारे कर्मचारी और हमारे अफसर लोग पूरी तरीके से सहयोग करा और एनडीएमसी को नंबर 1 पे हम लाते रहेंगे। आगे सफाई स्वच्छ अभियान चलता रहता है, उसमें भी हम अच्छे मेहनत करते हैं और G20 के विषय में भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारी हैं काफ़ी उत्साहित हैं। जब इनका सम्मान किया गया दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा तो इनके उत्साह में और जाना वृद्धि भी हो गई है। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कोलर गांव में बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें गांव वालों ने अमृत वाटिका के लिए अपने गांव की मिट्टी को कलश में डाला। दूसरी तरफ बीजेपी कारकुनों ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति कबायली जिले के करपिट गांव में शहीद ताजीन झलटम के घर में मिट्टी जमा की। शहीद के दादा दादी ने अपने हाथों से अमृत वाटिका के लिए एक मुट्ठी मिट्टी कलश में डाली और बीजेपी ने गांव की सतह पर ये मुहिम शुरू की है और हर गांव से मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। न्यूयॉर्क में डिस्कोर्स ऑन पीस तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने कहा है कि अमन हमेशा भारत की भरपूर सकाफती और फलसफियाना विरसे की बुनियाद रहा है। रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत ने अपनी पूरी तारीख में अमन को अपनाया है। और आगे बढ़ते हैं। ब्रेन स्ट्रोक में मुब्तला अफराद को अक्सर माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और उन्हें अपने रोज़मर्रा के कामों को अंजाम देने में काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए IIT दिल्ली के मौक़िक़ीन ने एक इनक़लाबी पहल की है। मौक़िक़ीन ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो मफलूज मरीजों के पुट्ठों की अकड़न की 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी दिमागी फालिज ये एक ऐसी हालत है जिसमें मरीज का दिमाग मामूल के मुताबिक काम नहीं कर पाता और मरीज जिंदगी भर के लिए मफलूज हो सकता है। इस संगीन बीमारी में मुब्तला मरीजों के लिए IIT दिल्ली के मौक़िक़ीन ने एक ऐसा आला तैयार किया है जो सिर्फ 1 माह में पुट्ठों की अकड़न को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की सलाहियत रखता है। रोबो एक्सो स्मार्ट नामी इस डिवाइस की मदद से फालिज के मरीज आने वाले वक्त में अपने रोजमर्रा के काम खुद कर सकेंगे। स्ट्रोक पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जो हाथ है वो सख्त हो जाता है, विच वी टेक्निकली कॉल्ड स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी को हटाने के लिए पेशेंट फिजियोथेरेपी करता है, जिसमें पेशेंट और उसके केयर गिवर दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो स्पास्टिसिटी को रिमूव करने के लिए जो फिजियोथेरेपी प्रोसेस है वो कॉमनली 6 से 8 महीने ले लेता है। तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी इस सॉल्यूशन को कैसे आसान कर सकता है। तो जो ये डिवाइस है ये कलाई पे काम करता है और जो रिजिडिटी है उसको 1 महीने में कम कर सकता है। IIT दिल्ली के मौक़िक़ीन की तरफ से तैयार करदा ये आला पोर्टेबल, हल्का और बहुत सस्ता है। ये उन ममालिक में बहुत कारामद साबित हो सकता है जहां तरबियत याफ्ता माहिरीन और डॉक्टर्स की कमी हो। असिस्टिव डिवाइसेस की मतलब ये है कि एक हमारे पास ऐसे कुछ है जो हमारी बॉडी को असिस्ट करती है, हेल्प करती है कि वो फंक्शन हो जाए। हमने अपर लिम्ब के लिए एक असिस्टिव डिवाइस जो हमारे IIT कोलीग्स ने डेवलप किया, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे वो डिसेबिलिटी होती है। एक स्ट्रोक विक्टिम को हाथ में जब ये पैरालिसिस हो गया उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है वो कॉम्प्रिहेंड करते करते उसको कैसे हल करना है बिसाइड्स फिजियोथेरेपी, ये असिस्टिव डिवाइसेस उस तरह डेवलप हो रहा था। तो एक प्रोटोटाइप हम डेवलप हुई है। अब तक किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स में रोबो एक्सो स्मार्ट डिवाइस हाथ के पुट्ठों में सख्ती को खत्म करने में बहुत कारआमद साबित हुआ है। हर पेशेंट यूनिक होता है, हर पेशेंट का डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन कंफर्टेबल होता है, डिफरेंट मसल एक्टिविटी कितनी बची है, ब्रेन से कितना कनेक्शन बचा है वो भी डिपेंड करता है कितने पेशेंट, कौन से पेशेंट में कितना हुआ, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द लेजन ऑफ द स्ट्रोक। कितना पेशेंट का रेंज है, शुरुआती रेंज कितना कंफर्टेबल है, बाद में जो फाइनल रेंज ऑफ मोशन है कहाँ से कहाँ तक जाएगा,
कितने स्पीड में जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें हम अलग अलग पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम इसमें सेट कर सकते हैं। पूरी कस्टमाइजेबल फिजियोथेरेपी हम इसको बना सकते हैं और पेशेंट खुद से ये ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि एक हाथ में लगता है, दूसरे हाथ से पेशेंट खुद से लगा सकता है। IIT दिल्ली को इस डिवाइस की तैयारी में मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों से ताउन भी हासिल हुआ है। हमें डिफरेंट गवर्नमेंट फंडिंग बॉडीज़ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। SCRB, DRDO, DIA, COE, ICMR। अभी हम लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जिसमें हम अगले 2 साल में 200 पेशेंट्स कंप्लीट करेंगे, जिससे पूरा डाटा ज़्यादा समझ में आएगा कि ओवरऑल, क्योंकि स्ट्रोक में हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रेजेंटेशन अलग होती है, हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। रोबो एक्सो स्मार्ट डिवाइस के बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल ट्रायल्स ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में भी किए जाएंगे। ये डिवाइस अगले साल तक भारत की मार्केट में भी दस्तयाब होने की उम्मीद है। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। वैसे तो ज़्यादातर अखबार ने कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो मध्य प्रदेश का दौरा था उसे अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है, और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सफ़े अव्वल पर इसको अपनी जगह दी है और कहा है कि सनातन के मुखालफिन मुल्क को गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ये बयान दिया था और कहा था कि G20 की कामयाबी का सेहरा मोदी को नहीं बल्कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम को मिलना है और पसमानदा अफराद को तरजीह देना हुक्मरानी का बुनियादी एक मंत्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया। और आइए इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। इस अखबार की अगली सुर्खी है, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में बरामद अशिया को महफूज रखा जाए। ये कल का बयान है नाज़रीन, और ये ज़िला अदालत वाराणसी, उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी ज्ञानवापी के सर्वे में जो भी अशिया बरामद की जाए उनको महफूज कर लिया जाए। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है, दुबई से हिंदुस्तान तक ज़ेरे आब ट्रेनें चलाने का एक मंसूबा है, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी हद तक आसानी होगी। अभी इस पर बातचीत हुई है और अमल भी होगा जब इस ताल्लुक़ से कई मीटिंगें भी की जाएंगी। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर, मोदी कीन बेतवा के भूमि पूजन के लिए ज़रूर आए। ये शिवराज सिंह चौहान का बयान है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला हैं शिवराज सिंह चौहान और वो ऐसा चाहते हैं। कल उन्होंने ये बयान दिया है। और आइए अब नज़र डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है नाज़रीन, वो है कि जामिया में हिंदी फोर्ट नाइट की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया। और आपको बताते चलें कि कल हिंदी दिवस मनाया गया, 14 सितंबर था कल, और कई जगह ये प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए थे हिंदी दिवस के ताल्लुक़ से। और कल जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदी फोर्ट नाइट की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया था इसी ताल्लुक़ से। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर, हिंदुस्तानी रेलवे मुल्की इत्तेहाद में रीढ़ की हड्डी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का नाज़रीन ये बयान है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है, मस्जिदुल हराम में माजूर अफराद की सहूलियत के लिए अब गैर मामूली इक़दाम किए जाएंगे, ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें किसी भी तरह से वहाँ परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए कुछ और दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं लोगों की सहूलियत के लिए। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। लीबिया की बात करते हैं। लीबिया में सैलाब ने तबाही कार की वजह से अब तक 7,000 से ज़ायद अफराद हलाक और मुतादिद अफराद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में लीबिया के सफ़ीर ताहिर अल-ज़वानी ने तबाहकुन सैलाब के नताइज से खबरदार किया है। मिस्र, ट्यूनिस, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और कतर से इमदादी टीमें पहुंच चुकी हैं और इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। तुर्किया और इटली समेत कई ममालिक मदद के लिए आगे आए हैं।
रूस की वजारत खारजा ने 2 अमरीकी सिफारतकारों को 7 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इन सिफारतकारों पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया है। रूस की वजारत खारजा ने कहा कि रूस में अमरीकी सिफारत खाने के एहलकार जेफरी सेलन और डेविड अमरीकी कौंसल खाने के साबिक मुलाजिम से राब्ते में रहे, जिन्हें इस साल के शुरू में गिरफ्तार किया गया था। साबिक मुलाजिम पर यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाइयों और मुताल्लिका उमूर के बारे में अमरीकी सिफारतकारों के लिए मालूमात जमा करने का इल्जाम था। रूस में अमरीकी सफीर लिन ट्रेसी को जुमेरात को वजारत खारजा में तलब किया गया था। उन्हें सिलन और ब्रिंस्टन को निकाले जाने की इत्तला दी गई। मॉस्को में अमरीकी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा कि अमरीकी हुकूमत मुनासिब तरीके से जवाब देगी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में कहा कि रूस ने सिफारती मसरूफियात के बजाय महाजा राय का इंतखाब किया है। हम उनके इक़दामात का मुनासिब जवाब देंगे। एशिया कप के सुपर 4 राउंड में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। श्रीलंका की टीम रिकॉर्ड 12वीं मरतबा एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। बारिश की वजह से मुतासिर हुए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 252 रन बनाए। डकवर्थ लुइस जवाबित के तहत श्रीलंका को 252 रन का हदफ मिला था और श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। भारत एशिया कप में आज सुपर 4 का अपना आखिरी मुकाबला खेलने मैदान में उतरेगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। एक तरफ जहां भारतीय टीम मुकाबले के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश का मुजाहरा एशिया कप में कुछ खास नहीं रहा है और वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। नाज़रीन, दूरदर्शन आज अपना 64वां यौम तासीस मना रहा है। 15 सितंबर 1959 को शुरू होने वाला दौर दूरदर्शन कई दहाइयों से लोगों के लिए तफरीह का सामान फराहम करता रहा है। अगरचे आज टीवी चैनल्स और प्रोग्रामों का सैलाब है, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अब भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक है। भारत में टेलीविजन की तारीख भी दूरदर्शन से शुरू होती है। ये 1965 में एक सर्विस बन गई जब दूरदर्शन ने मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में और इसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल नश्र करना शुरू किया। दूरदर्शन के खदमात को 1972 तक मुंबई और अमृतसर और फिर 1975 तक 7 दीगर शहरों तक बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 1976 को वजारत इत्तलात और नशरियात में ये एक अलग महकमा बन गया। दूरदर्शन की मुल्क गिर नशरियात 1982 में शुरू हुई और दूरदर्शन एशियाई खेलों के मौके पर सियाह और सफ़ेद से रंगीन हो गया। जहां तक खबरों की साख और पब्लिक ब्रॉडकास्टर और मीडियम एंटरटेनमेंट का किरदार का ताल्लुक है तो दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। पुराने दौर के प्रोग्राम जैसे रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, मालगुडी डेज, कृषि दर्शन, चंद्रकांता और उड़ान से लेकर आज की कौमी और बैनुल-अक़वामी तक़रीबात की हाई टेक कवरेज तक दूरदर्शन हर उम्र के अफराद का पसंदीदा नशरियाती मीडियम बना हुआ है। जहां तक सेहत, तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर प्रोग्रामों का ताल्लुक है, ये मुल्क के समाजी और इक़्तिसादी ताने बाने को तक़वियत देने में भी अहम किरदार अदा करता है। दूरदर्शन ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नाजरीन की तादाद के लिहाज से नए रिकॉर्ड बनाए। यौम आज़ादी की तक़रीबात हो या यौम जमहूरिया परेड, दूरदर्शन की नशरियात का कोई जवाब नहीं है। G20 सरबराह इजलास की सबसे शानदार कवरेज भी दूरदर्शन ने ही की। दूरदर्शन ने वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। दूरदर्शन ने तेज़ी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी जगह बना ली है। ब्रेकिंग न्यूज़ के मुकाबले के इस दौर में भी दूरदर्शन ने दुरुस्त, काबिल एतमाद और ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।